हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें 1 से लेके 25 तक सॉल्व किया गया था, जिसमें 500 क्वेश्चन का टारगेट रखा गया है। तो उसी क्रम में आज हम 26 से 50 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकालने की कोशिश की गई है। तो आइए हमारे साथ इसको बिना समय गंवाए हुए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण का उपयोग करता है। ठीक है, तो कौन ऐसा है जो आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये बताना है कार्ल पॉपर, जेडी बर्नाल, कार्ल मार्क्स, स्टीव फुलर। तो इसमें करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा कि किसने जो है आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण का उपयोग किया है। ठीक है, तो एक भारतीय समाज में द्वंद्वात्मक पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पे कौन करते हैं, AR देसाई हो गए आपके, इस टाइप में जो आ जाता है नाम ना। उसके बाद में AR देसाई के साथ में जो है ये रामकृष्ण जो मुखर्जी हैं, ठीक है, वो भी जो है जाने जाते हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण का उपयोग किसने किया है। ठीक है, तो कार्ल पॉपर, जेडी बर्नाल, कार्ल मार्क्स, स्टीव फुलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा जेडी बर्नाल। ठीक है, क्या होगा, जेडी बर्नाल। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया। किसने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया कि जो राजनैतिक, अर्थव्यवस्था और साथ में शक्ति, असमानता और संघर्ष को शामिल करता है। तो किसने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र में यह तर्क दिया है कि राजनैतिक जो अर्थव्यवस्था और साथ में शक्ति, असमानता और संघर्ष को क्या करता है, शामिल करता है। तो ये किसने कहा है, फुकॉल्ट ने, डेनियल बेल ने, पियरे बोर्दियू ने या हैबरमास ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा पियरे बोर्दियू। ठीक है, तो पियरे बोर्दियू ने ये बात रखी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि जो मानव विज्ञान क्या है, एक प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है, और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग मानव समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये परिभाषा नेट वगैरह में पूछी भी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा कि किसने कहा कि जो मानव विज्ञान है एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स, ये कहा है AR रेडक्लिफ ब्राउन जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है। तो कौन करता है फ्रेंड्स, ये करते हैं आपके SF नोडल जी। ठीक है, इन्होंने जो है ये भूमिका से संबंधित बात की है। तो इन्होंने निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है, तो ये करते हैं SF नोडल। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती हैं तो संघर्ष क्या हो जाएगा, अप्रकारात्मक होता है। ठीक है, तो सकारात्मक और ये संघर्ष की, प्रकारात्मक संघर्ष की बात की है किसने, कोजर महोदय ने। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि यदि संरचनाएं अनम्य होती हैं तो संघर्ष क्या होगा, अप्रकारात्मक होगा। तो कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, अलेक्जेंडर, ये सब इससे इन्होंने नहीं कहा हुआ है। ठीक है, ये किसने कहा है, आपके LA कोजर महोदय। तो कोजर ने ये बात रखी हुई है। ठीक है, वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष, दो प्रकार के इन्होंने संघर्ष की चर्चा भी की थी। ये PGT में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला इसमें है कि किसका अपनी पद्धति में जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं, से सरोकार था। तो किसने ये बात कही कि अपनी पद्धति में जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं, ठीक है, जबकि वे क्या हैं, वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं। तो बहुत सही बात है। ठीक है, ये जो बात कही थी किसने कही थी फ्रेंड्स, तो ये भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है 16-17 में शायद। तो अल्फ्रेड श्रुट्ज महोदय ने कहा था। किसने, अल्फ्रेड श्रुट्ज महोदय ने कहा था। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन था ऐसा जिसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या किया था,
भारत में जो औद्योगिक समाज था, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का अध्ययन आरंभ किया था? तो रंगराजन और रामास्वामी, मेहता, त्रिपाठी, सेठ और मेयर्स, ब्रेमैन और दास। तो ये किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था सेठ और मेयर्स। तो ये भी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान करके रखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया था किसने? सेठ और मेयर्स महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसके अनुसार जीवन जगत जो है वो व्याख्यात्मक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा कि जो जीवन जगत होता है वो क्या है? जीवन जगत व्याख्यात्मक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से क्या है? एक संगठित संग्रह है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है हैबरमास ने। ठीक है, हैबरमास महोदय जी ने ये बात रखी हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण, ठीक है, तो संरचना भी है इसमें, अभिकरण जिसमें प्रमुखता किसी को भी नहीं दी गई है, वे परस्पर संबंध के विवरण को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो किसने अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण जिसमें प्रमुखता किसी को भी नहीं दी गई के परस्पर संबंध के विवरण को आगे बढ़ाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं। तो किसने कहा था? ये कहा था गिडिंग्स महोदय ने। तो एंथोनी गिडिंग्स, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा कि जो वैश्वीकरण में क्या है? आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित है। ठीक है, तो किसने कहा ये फ्रेंड्स? ये कहा है रॉबर्टसन महोदय ने। ठीक है, किसने कहा है? रॉबर्टसन। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि वैश्वीकरण बाजारीकरण वैश्वीकरण का क्या है? मुख्य संचालक है। ठीक है, तो ये किसने कहा कि वैश्वीकरण बाजारीकरण जो वैश्वीकरण है उसका क्या है? मुख्य संचालक है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये कहा है ओहमे महोदय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नई डेफिनेशन है, आप लोग लर्न करके रखिएगा कि वैश्वीकरण बाजारीकरण जो वैश्वीकरण है उसका मुख्य संचालक है, तो ओहमे महोदय है, उन्होंने ये बात रखी हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि सांस्कृतिक परिवर्तन ही क्या है? सामाजिक परिवर्तन है, और सामाजिक परिवर्तन के विषय में किसने कहा है? तो ये डेफिनेशन है सोशल चेंज से रिलेटेड, आपके सिलेबस में है पीजीटी में, कि सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। तो ये किसने कहा? किंग्सले डेविस, गिडिंग्स, डासन योंग, गेटिस, बॉटोमोर। ठीक है, तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? डासन योंग गेटिस महोदय ने। ठीक है, तो जो पहला जो 1 से लेके 25 तक का जो चैनल पे अपलोड किया गया है उसको आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा, उसको लाइक किया, अच्छा लगा, हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है इससे कि चलिए लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आगे फिर इस पे वर्क किया जाए अच्छे से अच्छा। ठीक है, तो बहुत सारे बुकों से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को निकालने की कोशिश की जा रही है एग्जामिनेशन के पहले पहले, कि जो 500 क्वेश्चन हैं उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न लग सकें, और कुछ जो है नए भी प्रश्न और कुछ प्रीवियस ईयर, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें नए भी जुड़ते हैं जिन्होंने पीजी करके रखा हुआ है, उनको भी एग्जाम देना है। तो बिल्कुल मान लीजिए सारे प्रश्न कठिन रहेंगे तो समझ में नहीं आएंगे और इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे कुछ प्रश्नों को भी लगाने की कोशिश की जाती है जिससे नए लोग भी उसको समझ सके। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो जिन लोगों ने मतलब पहले से भी साल वगैरह किया है नेट वगैरह का, तो उनको तो आ ही रहा है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए भी इसमें प्रश्न जो है लगाने की कोशिश की गई है कि उन्हें भी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अगला इसमें है कि किसके अनुसार जीवन के साधनों की कमी संघर्ष का कारण होती है? ठीक है, तो किसके अनुसार जो जीवन के साधनों की कमी है वो संघर्ष का कारण है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि भाई जब जीवन की जो साधन है उसी में कमी हो जाएगी ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो संघर्ष का तो कारण बन ही जाएगा ना। जीवन के साधन जैसे अब मान लीजिए कि हमारा नींद है, हमारा भोजन है, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीजें बेसिकली कही गई हैं। ठीक है, तो ये सब दवाएं हैं हमारी। तो जब हमारा जीवन ही सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो घर वगैरह में देखिए संघर्ष होता नहीं है, संघर्ष का कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि जीवन के साधनों की कमी संघर्ष का कारण है। तो ये किसने कहा? फीमेल, कोजर, माल्थस, डेविस। ठीक है, तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा था जो है माल्थस महोदय ने। किसने कहा था? माल्थस। इन्होंने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया था। ठीक है, जनसंख्या के ये पिता कहे जाते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? ये
करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीवन में साधनों की कमी संघर्ष का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि मनुष्य में जन्मजात हिंसा की प्रवृत्ति संघर्ष का मुख्य कारण होती है। ठीक है, तो जो मनुष्य है उसमें जन्मजात हिंसा की प्रवृत्ति संघर्ष का मुख्य कारण है। उपरोक्त कथन किसका है? ठीक है, तो ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स, डार्विन, लेस्ली फ्रायड। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि मनुष्य में क्या होता है, जन्मजात हिंसा की जो प्रवृत्ति होती है वह संघर्ष का मुख्य कारण है। तो कुछ देखिए, जन्मजात अपराधी का एक सिद्धांत दिया था ना लोम्ब्रोसो महोदय ने, पूछा जाता है पीजीटी में। तो जो जन्मजात अपराधी या जन्मजात जो हिंसा की प्रवृत्ति होती है, कुछ बच्चों में देखते होंगे वो बच्चे मतलब बचपन में ही जो है चोरी और इस टाइप मारपीट और इस टाइप की चीजें करने लगते हैं। तो मनुष्य में जन्मजात जो हिंसा की प्रवृत्ति क्या है, वो संघर्ष का मुख्य कारण है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है फ्रायड महोदय। इड, ईगो, सुपर ईगो का इन्होंने सिद्धांत दिया था, ये भी पूछ लिया जाता है पीजीटी में, छोटा सा क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में जन्मजात हिंसा की प्रवृत्ति संघर्ष का मुख्य कारण है। उपरोक्त कथन किसका है? तो फ्रायड महोदय का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र कृषि पर आश्रित अथवा इससे जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्यों के संगठन का अध्ययन है। तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है? कृषि पर आश्रित अथवा इससे जीवन जो निर्वाह करने वाले मनुष्यों के संगठन का अध्ययन है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है सिम्स महोदय ने। ठीक है, स्टुअर्ट चैपिन, सिम्स, सैंडरसन, स्मिथ। तो लेकिन ये जो परिभाषा दी है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र का जो क्षेत्र होता है हमारा, वो किस पर आश्रित होता है? कृषि पर। इससे जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्यों के संगठन का अध्ययन कहा जाता है। तो ये परिभाषा इन्होंने दी थी सिम्स महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि समाजशास्त्र एक ऐसा लचीला विज्ञान है, यह निर्णय करना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ प्रारंभ होती है और कहाँ समाप्त होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 41 कि समाजशास्त्र एक ऐसा लचीला विज्ञान है कि यह निर्णय करना ही कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ पे प्रारंभ होती है और कहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, तो बी एफ काल्बर्टन, अलेक्स इंकेल्स, बेगल, मॉन्टेस्क्यू। तो फ्रेंड्स ये जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है ये किसने की है? कही है बी एफ काल्बर्टन महोदय। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। तो बहुत सारे लोगों को ये इसका आंसर पता होगा कि धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। तो जेम्स फ्रेजर, टायलर, मैलिनोवस्की, हॉबेल। ठीक है, तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा था आपके टायलर महोदय। ठीक है, टायलर महोदय ने ये परिभाषा दी हुई थी कि धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। ठीक है, और जबकि समाज ही देवता है, ये किसने कहा था? ये आपके दुर्खीम महोदय कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करते हैं कि वर्ण की अवधारणा किससे जुड़ी है। ठीक है, तो जो वर्ण है ये इसकी जो अवधारणा है ये किससे जुड़ी हुई है? ब्रह्मा से, शिव से, इंद्र से, कामदेव से। तो वर्ण की जो अवधारणा है फ्रेंड्स ये जुड़ी हुई है ब्रह्मा से। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संस्कार, पीजीटी में सब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को निकालने की कोशिश की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। ठीक है, तो विवाह क्या है? स्त्री है और पुरुष है। ठीक है, उसके पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। तो विवाह पहली बात तो एक संस्था है। विवाह, परिवार, ये सब क्या है? एक जो है संस्था है ना, क्योंकि इसमें रूल रेगुलेशन होता है। पहला तो रूल यही हो गया कि आपका जो एज फैक्टर है। ठीक है, मान लीजिए जो लड़की है वो 18 साल की, लड़का जो है 21 साल का। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं, तो ये भी तो रूल रेगुलेशन ही हुआ ना, नहीं तो आपका जो है बाल विवाह में वो हो जाएगा, तो अमान्य आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर कैसे उसमें जो है फेरे जो है 7 फेरे होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक नियम है, निर्देश है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है? विवाह, विवाह एक संस्था है। ठीक है, क्योंकि संस्था क्या होता है? नियम और कार्य प्रणालियों का एक ढांचा होता है। ठीक है, तो इसमें भी विवाह है, विवाह में भी क्या है? जो है नियम और कानून होते हैं। ठीक है, उसको लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की क्या है? एक संस्था है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, किसने कही है? बोगार्ड्स महोदय ने। किसने कही है फ्रेंड्स? बोगार्ड्स। बहुत बार ये डेफिनेशन पूछी गई है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह क्या है। ठीक है, तो डॉक्टर कपाड़िया के अकॉर्डिंग जो हिंदू मैरिज है वो क्या है? ठीक है, तो एक संस्कार है, एक धार्मिक अनुष्ठान है, मर्यादित यौन संबंध है, या सामाजिक रीति रिवाज है। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड्स? जो है एक जो हिंदू विवाह है वो क्या है? एक संस्कार है। ठीक है, क्या है? एक संस्कार है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
हिंदू विवाह किसमें नहीं होता है, ठीक है। तो हिंदू विवाह किसमें नहीं होता है, एक गोत्र में, निकट संबंधों में, सपिंड में, उपरोक्त सभी में। तो फ्रेंड्स जो हिंदू विवाह होता है ये गोत्र में नहीं होता है, जो निकट संबंधी यानी मामा के भाई या जो ममेरे चचेरे फुफेरे इन सब जो निकट संबंधी होते हैं इनमें हिंदू विवाह नहीं पाया जाता, क्योंकि ये सभी आपस में भाई बहन पाए जाते हैं। जहां तक कि गोत्र में भी, सपिंड में भी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब पूर्वजों से अपने आप को लिंक करते हैं और ये एक मतलब जो है भाई बहन आपस में माने जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे विवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ना तो गोत्र में ही होगा, ना सपिंड में होगा और ना ही निकट संबंधों में होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी में यानी किसी में भी नहीं होगा, ठीक है। तो हिंदू विवाह किसमें नहीं होता है, उपरोक्त सभी में, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। वर्ग औद्योगिक समाज का लाक्षणिक समूह क्या है, ठीक है। तो वर्ग औद्योगिक समाज का जो लाक्षणिक समूह है वो क्या है, ठीक है। तो वो क्या है ये बताना है, ये किसने कहा है। तो ये परिभाषा दी गई है, ये किसने दी है कि जो वर्ग है औद्योगिक समाज का लाक्षणिक समूह है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, वर्ग औद्योगिक समाज का लाक्षणिक समूह है। तो ये परिभाषा किसकी है, बॉटोमोर, वेबर, मैकाइबर योंग पेज, आगबन योंग निमकाप। तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स, ये कहा था टीबी बॉटोमोर महोदय ने, ठीक है। इन्होंने एक, मुझे याद आ गया, इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर करके। तो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। क्योंकि पीजीटी में फ्रेंड्स बहुत सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं, परिभाषाएं पूछी जाती हैं, टर्म्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन तो लगभग इन्हीं सबसे रहते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। तो इसलिए आप पुस्तकों वगैरह को भी अच्छे से कवर करते रहिए, छोटी छोटी जो चीजें हैं, ठीक है, लर्न करते रहिए। और तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि 48 सामाजिक वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो जो सामाजिक वर्ग है, क्लास आपका, उसमें कौन सम्मिलित है, ठीक है। तो कृषक, शिक्षक, डॉक्टर, उपरोक्त सभी। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है सभी, तो वर्ग जो सामाजिक वर्ग है उसमें कौन हो जाएगा, कृषक भी हो जाएंगे, डॉक्टर भी हो जाएगा, शिक्षक भी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि गार्डन चाइल्ड ने शहरीकरण की विद्यमानता के निर्धारण के लिए कितने मानदंड निश्चित किए हैं। तो गार्डन चाइल्ड जो थे उन्होंने शहरीकरण की विद्यमानता के निर्धारण के लिए कितने मानदंड निश्चित किए हैं, ठीक है। तो कितने, 5, 7, 10, 20, ठीक है। तो कितने किए थे फ्रेंड्स, इन्होंने किए थे 10 मानदंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक बहिष्करण की अवधारणा की शुरुआत फ्रांस में किस दशक में हुई, ठीक है। तो सामाजिक जो बहिष्करण है इस अवधारणा की शुरुआत फ्रांस में किस दशक में हुई। तो 1950, 1960, 1970, 1980, ठीक है। तो ये कब हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी 1970 ईस्वी में। कब हुई थी, 1970 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो आपका 26 से 50 नंबर क्वेश्चन था पार्ट 2 पीजीटी का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा है हमें कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक भी किया करिए, कमेंट भी किया करिए, फीडबैक भी अपना दिया करिए, ठीक है। उससे पता चलता है कि हाँ क्या ये किस दिशा में जा रहा है और तैयारी आगे कैसी इस पे होनी चाहिए, या इसमें और भी कुछ करने की अपडेशन जरूरत है, तो आप लोग फीडबैक भी दिया करिए। अब इसका जो 51 से लेके 75 क्वेश्चन थर्ड पार्ट है वो भी मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द अपलोड हो सके, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए।